एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका क्षतिजा। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराए थे 2 इंपॉर्टेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चंस और आज मैं आपको कराने वाली हूँ फिर से 2 इंपॉर्टेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं डिटेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। अगर आपको डिटेल सॉल्यूशंस देखने हैं तो फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हो, मैंने वहाँ पे सॉल्यूशंस अपलोड किए हुए हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको ओनली ओरली बता रही हूँ कि कैसे हम लोगों को एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं, कैसे हम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट के फुल फ्लेज क्वेश्चंस करने हैं एंड कैसे हम लोगों को किस किस टाइप्स के हमारे एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, कैसे प्रपोज डिविडेंड को डील करना है, कैसे कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ को डील करना है, कैसे इंटरिम डिविडेंड को डील करना है, कैसे प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है, कैसे हम लोगों को एसेट्स अकाउंट बनाने। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सॉल्यूशंस को देखने से पहले आपको ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना है, जैसे आपको पता चले कि कहाँ पे आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो एंड कौन से एडजस्टमेंट्स आपको नहीं आ रहे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। सो इस क्वेश्चन में हमारे 4 एडजस्टमेंट्स है। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 8,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 8,500। सो अभी तक हम लोगों ने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बनाए थे, एसेट्स अकाउंट बनाए थे, उसमें हम लोगों ने जब भी एसेट्स को सेल किया है तो लॉस में सेल किया है। एंड इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग जो है फर्स्ट एडजस्टमेंट में ये बताया हुआ है कि हम लोगों ने कोई एक एसेट है जिसको सेल किया है प्रॉफिट पे, तो उसकी हम लोग कैसे अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट एडजस्टमेंट में हम लोगों को बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट साइड पे हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे हम लोग बैलेंस क्लोज डाउन लिखेंगे। सो इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 50,000 एंड क्लोज डाउन है 60,000। सो यहाँ पे हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन पे लिख देंगे 50,000, क्लोज डाउन में लिख देंगे 60,000 और हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट सेल कितने पे की है, 8,500 की। ठीक है, 8,000 की इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने 8,500 पे सेल की है, तो हम लोगों को 500 का प्रॉफिट हुआ होगा। सो जैसे हम लोग लॉस क्रेडिट साइड पे लिखते हैं तो हम लोग प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे। ओके, सो अब हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 68,500 टोटल आएगा, 68,500 टोटल। 68,500 में से 5,500 माइनस कर देंगे, 8, 6 - 5 18। ये जो 18,000 का बैलेंस बचा वो किसका बचा, परचेज का। ओके, सो ये बचा हमारा परचेज का बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पे आपको इसकी एंट्रीज क्या करनी है, ब्रॉट डाउन की कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्लोज डाउन की कोई भी एंट्री नहीं होगी। प्रॉफिट जो हुआ हम लोग उसको लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर और उसको हम लोग लेस करेंगे अंडर दी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ओके, उसके बाद आता है परचेज पे। सो परचेज हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट लिखेंगे माइनस में 18,000। उसके बाद सेल कर रहे हैं 8,500, तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट लिखेंगे प्लस में 8,500। ओके, सो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे हम लोगों का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना प्रोवाइड किया है, पे नहीं किया है, कितना प्रोवाइड किया हम लोगों को वो देखना है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट दिया है या नहीं। सो ये दिया हुआ है हम लोगों को। सो यहाँ पे हम लोग अकाउंट बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इसलिए हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे क्रेडिट साइड पे और क्लोज डाउन लिखेंगे डेबिट साइड पे। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट है 75,000 एंड बैलेंस क्लोज डाउन का अमाउंट है 10,000। प्रोविजन हमारा कितना बना है, कितना प्रोवाइडेड टैक्स, टैक्स प्रोवाइडेड इज 9,000। टैक्सेस पेड हमारा डेबिट साइड पे आता है, टैक्सेस प्रोवाइडेड हमारा क्रेडिट साइड पे आता है, क्योंकि अभी तक ये टैक्स हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है, हम लोगों ने पे नहीं किया है। ओके, सो यहाँ पे इसको हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 9,000, 75 + 9 इज 84,000। सो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा 74,000। सो ये जो बैलेंस होगा ये किसका होगा, टैक्सेस पेड का। ओके, अब इसमें हम लोगों को एंट्रीज क्या करनी है, ब्रॉट डाउन, क्लोज डाउन, हमेशा की तरह उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। टैक्सेस पेड को हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर लास्ट में लेस टैक्सेस पेड करके माइनस कर देंगे एंड टैक्स प्रोवाइडेड को हम लोग जब एनपीबीटी कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर हम लोगों को इसको ऐड कर देना है एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग। थर्ड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 10,000 was sold for 12 lakh and the gain was included in the statement of profit and loss. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना है।
इधर भी हम लोगों ने एसेट सेल किया है और प्रॉफिट पे सेल किया है। सो इसकी सेल वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 12,000 की, और इसकी कॉस्टिंग जो है, एक्चुअल कॉस्ट जो है वो है 10,000। सो 10,000 की चीज़ अगर हम लोग 12 लाख में सेल कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉफिट हुआ 2,000 का। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रॉफिट 2,000। सो फिक्स एसेट डेबिट बैलेंस होता है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे डेबिट साइड पे, क्लोज डाउन लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोगों को फिक्स एसेट का दिया हुआ है 4 लाख एंड क्लोज डाउन इज 3,20,000। ओके, सो अब हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं। $4,02,000 इज द टोटल एंड 3,32,000 इधर टोटल आ जाएगा। सो 4,02,000 में से 3,32,000 माइनस कर देते हैं, 0 0 0, 3,32,000, 10 minus 3 is 7 and 3 minus 1 is 2 and 3 minus 3 is 0। ओके, सो यहाँ पे हमारा बैलेंस बच रहा है डेप्रिसिएशन का 70,000। मुझे कैसे पता चला ये बैलेंस जो है वो डेप्रिसिएशन का है? सो यहाँ पे हम लोगों को सेल का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमारा डेबिट साइड पे बैलेंस बचता तो वो होता परचेज का बैलेंस, लेकिन हम लोगों को क्रेडिट साइड पे सेल का अमाउंट दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर हमारा सेल के अलावा कोई भी बैलेंस बच जाता है तो वो होता है डेप्रिसिएशन रिलेटेड बैलेंस, ठीक है। सो ये जो बैलेंस बच रहा है हमारा 70,000 का, वो किसका बचेगा? डेप्रिसिएशन का बैलेंस बचेगा। ब्रॉट डाउन हो गया, क्लोज डाउन की कोई भी एंट्री नहीं आएगी। प्रॉफिट हम लोग कहाँ पे इंक्लूड करेंगे? प्रॉफिट हम लोग इंक्लूड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में से लेस कर देंगे। ओके, उसके बाद आता है हमारा सेल। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे प्लस में 12,000। क्लोज डाउन की कोई भी एंट्री नहीं होती। डेप्रिसिएशन का जो बैलेंसिंग फिगर आया 70,000 का, उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर में प्लस में लिखेंगे 70,000। ओके, सो यहाँ पे हमारे 3 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए। फोर्थ एडजस्टमेंट इज इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 40,000। सो यहाँ पे हम लोगों ने इंटरिम डिविडेंड पे किया है 40,000 का। सो इंटरिम डिविडेंड की 2 एंट्रीज होगी। फर्स्ट होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जब हम लोग एनपीबीटी कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों को फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इसकी एंट्री करनी है। डिविडेंड पे कर रहे हैं, सो हम लोग क्या लिखेंगे? इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, और इसका अमाउंट लिखेंगे माइनस में 40,000। ओके, सो अब बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं। शेयर कैपिटल का अमाउंट पहले भी 4,50,000 था, अभी भी 4,50,000 है, कोई भी चेंज नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 के अंदर जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है। तो पहले अमाउंट था 3 लाख, अब हो गया 3,10,000। तो जो डिफरेंस है जनरल रिजर्व का 10,000, उधर हम लोग मतलब कि जनरल रिजर्व के अंदर अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस का सरप्लस निकालना है। 56 अमाउंट पहले था, अब हो गया 68। इट मीन्स कि हम लोगों को 12,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो जो 12,000 का प्रॉफिट हुआ है उसमें हम लोगों को 2 चीज़ें ऐड करनी है। फर्स्ट इज दिस इंटरिम डिविडेंड एंड सेकंड टैक्स प्रोवाइडेड, एंड द लास्ट इज ट्रांसफ़र जो हम लोगों ने जनरल रिजर्व के अंदर किया, ठीक है। जो हम लोगों ने जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र किया हम लोगों को वो लिखना है, ठीक है। जो हम लोगों ने 10,000 का जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया वो एनपीबीटी कैलकुलेट करते वक्त हम लोगों को उसमें ऐड करना होता है। ओके, थर्ड इज नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में मॉर्गेज लोन था। पहले हम लोगों ने बिल्कुल भी लोन नहीं लिया था, अब हमारे पास लोन लिया हम लोगों ने 2,70,000। सो कभी भी लोन होता है वो हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लिखते हैं। तो हम लोगों के पास पैसा आया कंपनी में, तो हम लोग क्या लिखेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर प्रोसीड्स फ्रॉम मॉर्गेज लोन 2,70,000 अमाउंट प्लस में। ओके, उसके बाद आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में। ट्रेड पेएबल्स का अमाउंट पहले 1,68,000 था, अब हो गया 1,34,000। सो जो डिफरेंस बचा 34,000 का, उसका क्या होगा? डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल्स, यानी कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसमें से हम लोग डिक्रीज कर देंगे ट्रेड पेएबल्स का अमाउंट, लेस कर देंगे, विच इज ऑफ 34,000। ओके, उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, हम लोगों ने ऑलरेडी उसको देख लिया है। उसके बाद टेंजिबल में, टेंजिबल यानी कि फिक्स एसेट्स का अकाउंट भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का भी अकाउंट हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। करंट एसेट्स में आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स कभी भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर एडजस्ट नहीं होता है, वो हम लोग हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर ऐड करते हैं। ओके, सो करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बना के हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की हेडिंग में।
ओके उसके बाद आते हैं इन्वेंट्रीज। पहले इन्वेंट्रीज थी 2,40,000, अब हो गई है 2,10,000, यानी कि इस साल हम लोगों की इन्वेंट्रीज 30,000 से कम हुई है। सो अगर हमारे एसेट्स कम होते हैं तो हम लोगों का कैश बढ़ता है, तो हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर इसको ऐड करेंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, अमाउंट लिखेंगे प्लस में 30,000। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। पहले अमाउंट था 2,10,000, अब हो गया है 4,55,000। सो अब अगर हमारा अमाउंट जो है बढ़ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एसेट्स बढ़ते हैं तो कैश कम होता है, तो हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर इसको लेस करेंगे और क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, अमाउंट लिखेंगे माइनस में 2,45,000। ओके अब आते हैं हम लोग लास्ट विच इज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कभी भी हम लोगों को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस निकालना हो तो हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर दी हुई हो तो उसको भी ऐड करते हैं। ओके सो यहाँ पे ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग को मिला के जो अमाउंट आता है वो, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस। सो दोनों का ओपनिंग बैलेंस होता है 1,49,000, ठीक है, एंड क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस है 17,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000। सो इसका क्लोजिंग बैलेंस आता है 1,97,000, ठीक है। तो अब जो इन दोनों का माइनस करके अमाउंट बचता है वो ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग को मिला के आना चाहिए, ठीक है। सो इनका माइनस करके अमाउंट आता है 8,000, 8 - 4 is 4। ओके सो इन लोगों का ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग तीनों का अमाउंट मिला के कितना आना चाहिए, 48,000। यहाँ पे हम लोगों को एक बैलेंस शीट दी हुई है एक्स लिमिटेड की और हम लोगों को 3 एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। सो पहले एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग एंड प्लांट। सो बिल्डिंग और प्लांट पे हम लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है। इट मीन्स कि हम लोगों को बिल्डिंग का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्लांट का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो पहले अकाउंट्स बना लेते हैं, बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट अकाउंट, दोनों का बैलेंस डेबिट है तो ब्रॉट डाउन, क्लोज डाउन, डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड पे क्लोज डाउन, ठीक है। टोटल टोटल टोटल, ठीक है। तो बिल्डिंग का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो है 3 लाख एंड क्लोज डाउन है 4,40,000। प्लांट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो है 1,60,000 एंड क्लोज डाउन है 2 लाख। ओके सो यहाँ पे हम लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, खाली डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है उन लोगों ने बिल्डिंग एंड प्लांट पे। सो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन इन लोगों ने चार्ज किया हुआ है 20,000 का। सो डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे आता है और प्लांट पे भी इन लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है 10,000 का, ठीक है। सो बस हम लोग को बैलेंसिंग करनी है। 4,60,000 यहाँ पे आएगा अमाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे जो 1,60,000 का बैलेंस बचेगा वो किसका होगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग का बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। नेक्स्ट कम टू प्लांट। 2,10,000 हमारा टोटल अमाउंट है। 1,60,000 माइनस कर दोगे तो 50,000 बैलेंस बचेगा, वो हमारा किसका होगा, परचेज ऑफ प्लांट का बैलेंसिंग फिगर। ओके डन। अब हम लोग इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। परचेज की एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर परचेज ऑफ बिल्डिंग, अमाउंट लिखेंगे माइनस में 1,60,000। ओके उसके बाद आते हैं डेप्रिसिएशन पे। सो ये जो 20,000 का डेप्रिसिएशन है वो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश एक्सपेंडिचर में ऐड कर देंगे, ओके अमाउंट प्लस में। उसके बाद आता है हम लोग प्लांट अकाउंट पे, परचेज ऑफ प्लांट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अमाउंट माइनस में 50,000, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश एक्सपेंडिचर की तरह इसको ऐड कर देना है, अमाउंट आएगा प्लस में 10,000। ओके नेक्स्ट कम टू सेकंड एडजस्टमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है डिबेंचर्स हम लोगों ने इश्यू किए हैं 36,000 के ऑन 1 अक्टूबर 2017। सो यहाँ पे कभी भी हम लोगों को डिबेंचर्स इशू डेट दी हुई हो तो सबसे पहली चीज़ आपको माइंड में क्या आनी है कि यहाँ पे हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं। डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस था 1,02,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है इसका 1,38,000। इट मीन्स कि इसने इशू किए हैं 36,000 और ये जो डिबेंचर्स थे इनका रेट था 12%, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने इनको 1 अक्टूबर को इशू किए हैं एक्स्ट्रा डिबेंचर्स विच इज़ ऑफ 36,000। सो यहाँ पे हम लोग पूरा साल तो खाली 1,02,000 पे ही इंटरेस्ट नहीं देख सकते क्योंकि हम लोगों ने और भी इशू किया 36,000 के। तो जैसे ही हम लोगों ने 1 अक्टूबर को इशू किए होंगे तो हम लोगों को और भी 36,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों को 1,02,000 पे तो इंटरेस्ट देना ही है साथ साथ पूरा साल, लेकिन हम लोगों ने जो और 36,000 इशू किए हैं 1 अक्टूबर को तो उस पर भी हम लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो उस पर हम लोग इंटरेस्ट देंगे
36,000 पे हम लोग इंटरेस्ट देंगे 12% फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। 1,02,000 पे पूरे साल के लिए इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि वो तो हम लोग कभी भी रिडीम कर नहीं रहे हैं, उल्टा हम लोग और इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो इन 1,02,000 पे तो पूरा साल इंटरेस्ट मिलेगा ही। सो 1,02,000 इंटू 12%, एंड जो एक्स्ट्रा 36,000 हम लोगों ने 1 अक्टूबर को इशू किए हैं उस पर हम लोग इंटरेस्ट देंगे 12% ओनली फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि हम लोगों ने 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च खाली 6 महीने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 6 मंथ्स के हिसाब से ही इंटरेस्ट देंगे उनको। टोटल अमाउंट दोनों का मिला के आएगा 14,400, ठीक है। सो ये जो हमारे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आए उसका हम लोग क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहली एंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश एक्सपेंडिचर में ऐड कर देंगे, अमाउंट लिखेंगे प्लस में 14,400। सेकेंड एंट्री हम लोग ये करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कि हम लोगों ने डिबेंचर्स को इशू किए हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स, अमाउंट लिखेंगे प्लस में 36,000। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं। लिखा हुआ है डिपॉजिट्स ऑफ 80,000 वो टेकन ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि पहले हमारे पास डिपॉजिट्स थे 1,60,000 के, अब हम लोगों ने और 80,000 के डिपॉजिट्स लिए हैं, 2,40,000 टोटल अमाउंट हम लोगों का आ रहा है, ठीक है। सो ब्रॉड डाउन का बैलेंस यानी कि ओपनिंग बैलेंस हमारा 1,60,000, हम लोगों ने और डिपॉजिट्स लिए हैं विच इज़ ऑफ 80,000, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन लोगों ने हम लोगों को डेट दी हुई है कि हम लोगों ने 31 मार्च 2018 पे डिपॉजिट्स लिए हैं। 31 मार्च 2018 यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तब हम लोगों ने डिपॉजिट्स ली है। तो क्या हम लोगों को इन 80,000 पे भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा? नो, क्योंकि हम लोगों ने पूरा साल तो 1,60,000 पे ही देना है ना, पूरा साल तो हम लोगों ने 1,60,000 अमाउंट ही लिया है, ठीक है। हम लोगों ने अभी 80,000 एंडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में लिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर से हम लोगों को इन 80,000 पे भी इंटरेस्ट देना है, बट फिलहाल हम लोगों को पूरा साल हम लोगों ने 1,60,000 यूज़ किए, इसलिए हम लोगों को 1,60,000 पे ही अमाउंट देना है। ओके, अगर डेट 1 अक्टूबर होती, 1 सितंबर होती, तो हम लोग उसके हिसाब से 80,000 पे भी इंटरेस्ट देते, बट इन लोगों की डेट क्या है 31 मार्च 2018। इट मीन्स कि फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग पे अगर हम लोगों ने 80,000 के डिबेंचर्स लिए, सॉरी पब्लिक डिपॉजिट्स लिए हैं, तो हम लोगों को नेक्स्ट ईयर से इस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। इस साल हम लोगों को कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने पूरा साल 1,60,000 अमाउंट ही यूज़ किया है। ओके, सो 1,60,000 पे हम लोगों को इंटरेस्ट देना है 12% पे पूरा साल, ठीक है। सो इसका अमाउंट कितना आएगा 19,200, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के अंदर एंट्री की, वैसे ही इसमें भी करनी है। जो हमारा इंटरेस्ट है पब्लिक डिपॉजिट्स का, उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश एक्सपेंडिचर की तरह ऐड करेंगे और लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, ऐड करके अमाउंट लिखेंगे 19,200। सेकेंड एंट्री कहाँ पे करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, अमाउंट लिखेंगे माइनस में 19,200। हम लोगों ने पब्लिक डिपॉजिट्स लिए भी हैं, तो हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर एक और एंट्री करेंगे विच इज ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स, अमाउंट लिखेंगे 80,000, क्योंकि हम लोगों ने 80,000 लिए। ओके, सो अब हमारे एडजस्टमेंट्स तो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में अमाउंट पहले था शेयर कैपिटल का 3 लाख, अब हो गया 3,60,000, तो हम लोगों ने शेयर जो है इशू किए, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, अमाउंट लिखेंगे 60,000। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहले अमाउंट था 1,60,000, अब हो गया 2 लाख। इट मीन्स कि हम लोगों का 40,000 का प्रॉफिट आया, ठीक है। सो प्रॉफिट अभी फिलहाल हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि एनपीबीटी निकालने के बाद हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। ओके, सो प्रॉफिट के अंदर कुछ भी ऐड करना होगा तो हम लोग कर देंगे, वरना डायरेक्ट एनपीबीटी हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारी थी, वो हम लोगों ने सॉल्व कर दी डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि उसकी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की भी एंट्री करनी है, एज वेल एज हम लोगों ने जो इशू की है डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, उसकी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर एंट्री करनी है, ठीक है। थर्ड थिंग इज करंट लाइबिलिटीज, पहले था हमारा ट्रेड पेएबल्स का अमाउंट। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स का अमाउंट था पहले 16,000, अब हो गया 20,000। सो अगर हमारे क्रेडिटर्स जो हैं 4,000 से बड़े हैं, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर ऐड करेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, अमाउंट लिखेंगे प्लस में 4,000। ओके, उसके बाद है ट्रेड पेबल्स में बिल्स पेएबल, पहले अमाउंट था 12,000 एंड अब हो गया है 8,000। सो अब हमारे बिल्स पेएबल 4,000 से कम हो गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर ही बिल्स पेएबल का अमाउंट है माइनस में लिखेंगे 4,000। ओके, उसके बाद आता है अदर करंट लाइबिलिटीज, उसमें लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि पहले थे 6,000, अब हो गए हैं 2,000, फिर से हम लोग 4,000 कम कर रहे हैं लाइबिलिटीज़ को, तो हम लोग लिखेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेस करके अमाउंट लिखेंगे माइनस में 4,000।
ओके, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स हम लोगों ने देखे, बिल्डिंग एंड प्लांट की हम लोगों ने एंट्रीज कर ली है, समझ ली है। इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल का अमाउंट पहले था 20,000, अब हो गया 10,000, यानी कि गुडविल हमारी अमोर्टाइज्ड हो गई है, तो हम लोग इसको नॉन कैश एक्सपेंडिचर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज का अमाउंट था 40,000, अब हो गया 34। सो यहाँ पे हमारी इन्वेंट्रीज जो होती है वो 6,000 से कम हो गई है। तो अगर हमारे एसेट्स कम होते हैं तो हम लोग का कैश बढ़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर इसको ऐड कर देंगे, अमाउंट लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, अमाउंट लिखेंगे प्लस में 6,000। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स, उसमें पहले अमाउंट था, उसके अंदर भी हम लोगों को नोट नंबर्स में दिए हुए हैं, 4th नोट नंबर। इसमें पहले अमाउंट था डेटर्स के अंदर 1,20,000, अब अमाउंट है 1,50,000। इट मीन्स कि हमारे डेटर्स जो हैं इस साल बढ़े हैं 30,000 से, ठीक है। सो हम लोगों का अगर डेटर्स बढ़ते हैं तो हमारा कैश क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर लेस लिखेंगे, इंक्रीज इन डेटर्स 30,000 अमाउंट लिखेंगे माइनस में, ओके। उसके बाद आते हैं बिल्स रिसीवेबल पे, पहले अमाउंट था 16,000, अब हो गया है 18,000, तो 2,000 हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो 2,000 अगर हमारा बढ़ गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेम इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट लिखेंगे माइनस में 2,000, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों के एसेट्स की भी एंट्री हम लोगों ने कर दी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अमाउंट लास्ट बचा, ओपनिंग बैलेंस है हमारा 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 1,16,000, ठीक है। तो ये जो 16,000 का बैलेंस बचा, ठीक है, इसके अंदर इसका जो आंसर आना चाहिए, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तीनों को मिला के हमारा आंसर आना चाहिए प्लस में 16,000, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कराने वाली हूँ डिटेल सॉल्यूशन वीडियो के अंदर, एंड एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, सो उस वीडियो को बिल्कुल देखना। एंड अगर आपके ये वीडियो यूजफुल रहा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।